हमने डिफाइन भी कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और उसको स्ट्रक्चर भी देख लिया और उसके दो जो मॉडल थे उनको भी देख लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके फंक्शन क्या है? देखें, इसका फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। फंक्शन है कि मटेरियल को, मॉलिक्यूल्स को क्या करना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर ले जाना और उनसे बाहर ले आना। ठीक है, ये इसका जो है ना फंक्शन है। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये सिलेक्टिवल परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि ये कुछ चीज़ों को तो आसानी से जाने देती है लेकिन कुछ चीज़ों को आसानी से नहीं जाने देती। जिन चीज़ों को आसानी से नहीं जाने देती तो वो किस तरह से जा सकते हैं, जैसा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह देखें, जिन चीज़ों को ये आसानी से सेल के अंदर नहीं जाने देती तो क्या यूज़ करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या जाती हैं वो चीज़ें उनके अंदर चली जाती हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर हमने बनाई है एक सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो वो किसके थ्रू इसके अंदर जाएंगे, वो जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे जाएंगे, जो ही इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल आएंगे तो क्या होगा कि एनर्जी जो थी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी यूज्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अप हिल मूवमेंट है, अगर आप क्या करें नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो क्या होता है, एनर्जी यूज होती है। तो इसी तरह जब लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो क्या होती है, एनर्जी यूज होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है अप हिल मूवमेंट इन विच इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज यूज्ड। एनर्जी क्या होती है, यूज्ड होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, इन विच एनर्जी आर यूज्ड, एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी क्या होगी, यूज्ड होगी। ठीक है, इसके बाद जो लार्ज मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है हमारे पास क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे, वो आसानी से इनके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और एक प्रोसेस और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी मटेरियल क्या करते हैं, इन और आउट होते जाते हैं। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उनमें सभी के अंदर डाउन हिल मूवमेंट होती है, मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन एक आम मॉलिक्यूल्स हैं जो हायर से लोअर की कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद आ जाता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये हायर से लोअर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो मूव करते हैं लेकिन किसके थ्रू, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। देखें यह जो हमारे पास ये जो है ना स्ट्रक्चर है, इनके अंदर आपने यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है, तो क्या करती है, इनके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, एम्बेडेड होती है। फिर क्या करती है, वो जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इन और आउट जो मटेरियल है होते जाते हैं। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या करती है, वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू है। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जो भी है वो अप हिल मूवमेंट से डाउन हिल मूवमेंट की तरफ जा रहा है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो इसमें डिफ्यूजन भी आ जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आ जाता है और ऑस्मोसिस भी आ जाती है। ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स वो हायर से लोअर की तरफ करते हैं, लेकिन किसके थ्रू, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो है ना ये क्या बना लेती हैं, फोल्डिंग बना लेती हैं। ठीक है, इनफोल्डिंग बना लेती हैं। क्या बनाती है भाई, इनफोल्डिंग। ये जो इनफोल्डिंग बनाती है किस तरह से बनाती हैं, देखें यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स यहां पर मौजूद है। ठीक है भाई, यहां पर एक क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद है हमारे यहाँ। तो क्या करेगी, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है
ये क्या करेगी, ये इमेजिनेशन कर लेगी अपने आप को इस तरह से, ठीक है। जो ये इमेजिनेट करेगी तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। जो ये अंदर की तरफ आ जाएगा तो फिर ये अंदर की तरफ तो आ गया, अंदर की तरफ जो लार्ज मॉलिक्यूल आ जाता है उसे कहा जाता है एंडोस्टासिस। किसके थ्रू, एज ए वैक्यूल या किसके थ्रू, फोल्डिंग के थ्रू। बाहर फोल्डिंग बना लेता है, उसके बाद उस फोल्डिंग को फिर अंदर की तरफ कर लेता है। जो मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पहुंचता है अंदर की तरफ, लार्ज मॉलिक्यूल, अगर वो हो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, अगर वो हो सॉलिड फॉर्म के अंदर तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो क्या कहलाएगा, फाइगोसाइटोसिस। वो मॉलिक्यूल्स जो इनफोल्डिंग के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर की तरफ आ रहा है, वो मॉलिक्यूल जब अंदर पहुंचता है, अगर वो है सॉलिड फॉर्म के अंदर तो क्या होगा, फाइगोसाइटोसिस। अगर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अगर होगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, अगर होगा लिक्विड फॉर्म के अंदर तो हम इसे कहेंगे ये क्या है हमारे पास, पिनोसाइटोसिस है, ठीक है भाई। अगर लिक्विड फॉर्म के अंदर लिक्विड फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ये जो हमारे पास होगा वो होगा पिनोसाइटोसिस। इस तरह एक और इसका फंक्शन है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है, जो इसके अंदर मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर से वही इन्वेजिनेशन करती हैं। अगर इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो फिर ये क्या करती हैं, ये बाहर की तरफ क्या बना लेती हैं, इन्वेजिनेशन बना लेती हैं। बाहर की तरफ क्या करती हैं, इनफोल्डिंग बना लेती हैं, ठीक है। बाहर की तरफ एक वैक्यूल नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं ताकि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करे, यहाँ से इस तरफ बाहर आ जाए। इसके बाद फिर क्या हो जाती है, ये नॉर्मल हो जाती है जब ये निकल जाता है, ठीक है। देखें भाई, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, ये वाली स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, ये इस स्ट्रक्चर के में मौजूद है। इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम क्या कर रहे हैं, इसके फंक्शन को बयान कर रहे हैं, ठीक है। हमने फंक्शन इसके बयान किए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।